कोमल एक सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की थी। उसके पिता आनंद एक कपड़ा मिल में काम करते थे और उसकी माँ वैष्णवी घर के काम के साथ साथ होटल के लिए खाना बनाती थी। कोमल बेटा, नाश्ता तो करती जा, तुम रोजाना ही ऐसे ही चली जाती हो। माँ, मैं कॉलेज से कुछ खा लूंगी। अरे कॉलेज से कैसे खाएगी? जाने के लिए किराया तक तो तुझे दे नहीं पाती मैं। माँ, आप परेशान मत होइए, मैं अपनी सहेली का खाना खा लेती हूँ। ऐसा बोलती हुई कोमल अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है और वैष्णवी जानती थी कि गरीब होने की वजह से कॉलेज में कोमल से कोई बात भी नहीं करता था। वैष्णवी आनंद से बोलती है, वैष्णवी, कोमल चली गई क्या? हाँ जी, कोमल तो चली गई। क्यों, क्या हुआ? वो उसकी किताबें यहाँ रखी थी। हाँ, ये लड़की भी ना, इसे कुछ याद नहीं रहता। किताबें तो यहीं भूल गई और खाना भी नहीं खाकर गई है। आपको पता है आनंद जी, मुझसे झूठ भी बोलने लगी है ये। तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? अब हमारी लाडो इतनी बड़ी हो गई है, उसकी शादी हो जाएगी। हम अपनी कोमल की शादी ज्यादा दूर नहीं करेंगे। हाँ, ये बात तो आपने सही बोली। हम इसी शहर में कोमल की शादी करेंगे। वैसे आज आपको काम के लिए नहीं जाना है क्या? अरे ये बात तुम पहले ही बोल सकती थी। कोमल की शादी को लेकर बैठ गई। मुझे देर हो रही है, जाकर खाना बनाओ जल्दी से। उसके बाद आनंद अपने काम के लिए निकल जाता है और वैष्णवी घर के कामों में लग जाती है। शाम को वैष्णवी के पास एक कॉल आती है और उससे पता चलता है कि उसके पति आनंद का एक्सीडेंट हो गया है और वो सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। वैष्णवी को जैसे ही ये पता चलता है वो रोने लगती है और कोमल को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां उन्हें पता चलता है कि आनंद को हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया था। बेटा, तेरे पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? माँ, आप चिंता मत कीजिए, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अभी डॉक्टर आते ही होंगे और देखना, डॉक्टर भी यही बोलेंगे कि पापा बिल्कुल ठीक है। भगवान करे ऐसा ही हो। ये मिस्टर आनंद के घर से कौन है? जी, मैं हूँ उनकी पत्नी वैष्णवी और ये है मेरी बेटी कोमल। ओके ओके, देखिए मिस्टर आनंद बिल्कुल ठीक हैं। उन्हें एक माइनर सा हार्ट अटैक हुआ था। आनंद जी को हैरत की कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा तो कुछ नहीं था। ठीक है, तो वो कुछ दिन रेस्ट करें और दवाइयाँ खाएं तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देखा माँ, मैंने आपसे बोला था ना कि पापा बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वैष्णवी और कोमल आनंद को लेकर वापस घर आ जाते हैं। घर में ले आकर वैष्णवी और कोमल आनंद को बिस्तर पर लेटा देते हैं और फिर कोमल बोलती है, पापा अब आप कुछ दिन काम पर बिल्कुल नहीं जाओगी, बस घर पर ही रहकर आराम करोगी। अरे बेटा कोमल, अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगा तो मुझे तनख्वाह कटकर मिलेगी और मिल के मालिक मेरी जगह किसी और को काम पर रख लेंगे। पर पापा, आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं है, डॉक्टर ने भी आपको आराम करने के लिए बोला है। कुछ नहीं होगा बेटा, तुम चिंता मत करो। और वैष्णवी, तुम मेरे लिए खाने का डिब्बा बांध लाओ, मैं चला जाता हूँ। मैं 3 दिन से नहीं गया। इतनी छुट्टियाँ लेना मेरे लिए सही नहीं होगा। इतना कहकर आनंद अपने काम के लिए फैक्ट्री चला जाता है और जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, फैक्ट्री का मालिक मिस्टर महेंद्र वहाँ मौजूद होता है और वो आनंद को देखकर कहता है, आओ आनंद, कैसे हो? मुझे पता चला तुम्हें हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है। नहीं मालिक, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, पर तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं रहती ना, और डॉक्टर ने भी बेड रेस्ट के लिए बोला है। पर साहब, बेड रेस्ट करूंगा तो मेरे घर पर रोटी कैसे आएगी? अच्छा, इनसे मिलो। ये हैं हमारे नए वर्कर जो तुम्हारी जगह पर काम करेंगे। जानते ही हो फैक्ट्री में कितने तंदुरुस्त और फुर्तीले आदमी की जरूरत होती है, और अब तुम्हें देखकर मुझे लगता नहीं कि तुम इतनी मेहनत के साथ काम कर पाओगे। और भगवान न करे अचानक कुछ हो जाता है तो बात हमारे ऊपर भी आ सकती है। इसीलिए मैं तुम्हारा हिसाब कर देता हूँ, तुम कहीं और काम ढूंढ लेना। एकदम से मेरा काम छूट जाएगा तो मेरा घर कैसे चलेगा? ऐसा मत करो सर जी, ऐसा मत करो। देखो, मैं अपनी फैक्ट्री में कोई दुर्घटना नहीं चाहता, मुझे माफ करो। ये लो जो तुम्हारे पिछले महीने के पैसे निकल रहे थे। आनंद अब निराश होकर घर आ जाता है और घर पर वैष्णवी और कोमल आनंद को यूं अचानक देखकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं और फिर आनंद उन्हें सारी बात बताता है तो वो दोनों भी दुखी हो जाते हैं। इसके चलते आनंद अब परेशान रहने लगता है, जिस वजह से उसकी तबीयत अब और भी ज्यादा खराब रहने लगती है। आनंद अब चिंता में पूरी तरह से बिस्तर ही पकड़ लेता है। अरे ये क्या हो गया भगवान, ये कैसे दुखों के पहाड़ टूट गए हैं हमारे घर पर। वैष्णवी इतना कहकर रोने लगती है और फिर कोमल उसे चुप करवाती है। मम्मी चुप हो जाइए, आप मत रोइए, आप ही तो हमारी हिम्मत हो। आप ही ऐसी हिम्मत तोड़ दोगी तो हम दोनों का क्या होगा? वैष्णवी, तुम रो रही हो,
एक तो मेरी वजह से तुम एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गई हो। अरे नहीं नहीं आनंद जी, मैं घबरा नहीं रही। आनंद जी आप दवाई खा लो और आराम से सो जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। तभी उनके घर के दरवाजे की बेल बजती है। अरे कोमल बेटा देख, होटल वाले भैया आए होंगे, उन्हें जो मैंने पराठे और रोटियां बनाई है वो पकड़ा दे। मैंने दोपहर में ही बना कर रख दी थी। ठीक है माँ, मैं दे देती हूँ। अच्छा रुक, मैं खुद ही दे देती हूँ, मुझे कुछ बात भी करनी है भैया से। वैष्णवी दरवाजे पर खुद ही पराठे लेकर पहुँच जाती है। अरे ये लो भैया आपके पराठे और रोटियां, और होटल के मालिक से बोलना अगर 2 टाइम का भी बनाना हो तो बता दे, मैं बना दिया करूँगी। ठीक है बहना, मैं सर से कह दूंगा, अभी तो बस दोपहर के ही पराठे रोटी बनाने के लिए बोला है। वो वर्कर वो रोटी और पराठे लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर कोमल बोलती है, मम्मी आप 2 टाइम के पराठे रोटी कैसे बना पाओगी? एक तो घर का काम, पापा की देखभाल और ऊपर से ये होटल का काम है, आप कैसे कर पाओगी सब? मैं कॉलेज से कुछ दिनों की छुट्टी ले लेती हूँ, इससे आपकी मदद हो जाएगी। अरे नहीं नहीं बेटा, तू छुट्टी मत ले, मैं सब कर लूंगी। वैसे भी तेरा आखिरी साल चल रहा है तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। उसके बाद ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक दिन कोमल कॉलेज से वापस आ रही होती है। तभी वो देखती है कि बाजार में एक नई दुकान खुली है जहाँ पर खाने की अलग अलग वैरायटियाँ मिल रही थी। वो घर आकर अपनी मम्मी को बताती है, मम्मी आपको पता है बाजार में एक नई दुकान खुली है, वहाँ पर बहुत तरह तरह का खाना मिल रहा है, जैसे चाइनीज, साउथ इंडियन और इटालियन, बहुत सारी चीजें। जब मैं उस दुकान के पास गई तो वहाँ वो नूडल बना रहा था, उन्हें देखकर मेरा भी मन किया कि बस खा लूं। अच्छा तो कल तू मुझे नूडल लाकर दे दियो, मैं तेरे लिए बना दूंगी। सच में माँ आप मेरे लिए नूडल्स बनाओगी? अरे हाँ हाँ बना दूंगी, तुम कल कॉलेज से आते हुए सारा सामान बाजार से ले आना। उसके बाद दूसरे दिन कोमल अपनी मम्मी को नूडल्स बनाने का सारा सामान लाकर दे देती है। मम्मी ये रहा नूडल का सामान। अरे बेटा वहीं साइड में रख दे, अभी मैं यहाँ होटल के लिए आलू के पराठे बना दूं, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए नूडल बना दूंगी। कोमल सामान को साइड में रखकर अपनी मम्मी को आलू के पराठे बनाने में मदद करती है और तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है और वो बोलती है, मम्मी आप मेरे लिए नूडल वाला पराठा बना सकती हैं? अरे हाँ हाँ बना दूंगी। ठीक है मम्मी, फिर आप मेरे लिए नूडल वाला पराठा बना दो। उसके बाद वैष्णवी अपने पराठे पूरे करके कोमल के लिए नूडल वाला पराठा बना देती है। कोमल, अरे ओ कोमल, ले तेरा नूडल वाला पराठा बन गया। कोमल भागती हुई आती है और देखती है कि उसकी माँ ने नूडल वाला पराठा बना दिया है और जैसे ही वो उस पराठे को खाती है तो कहती है, मम्मी क्या पराठा बनाया है आपने? इतना स्वादिष्ट पराठा तो मैंने आज तक नहीं खाया, बहुत अच्छा है, आप भी खाकर देखो ना मम्मी। अरे हाँ हाँ बेटा मैं भी खा लूंगी। मम्मी क्यों ना हम बाजार में नूडल वाले पराठे की दुकान खोलें, इससे कम लागत भी आएगी और हमें लाभ भी ज्यादा होगा। अरे बोल तो तू ठीक रही है, लेकिन दुकान खोलने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मम्मी हम पैसे लोन भी तो ले सकते हैं ना, और जैसे ही अपना बिजनेस आगे चलेगा तो हम लोन चुका देंगे। हाँ ये ठीक रहेगा। फिर कोमल बैंक से लोन लेकर नूडल्स पराठे का एक छोटा सा ढाबा खोलती है, जिस ढाबे पर वैष्णवी नूडल पराठे बनाकर बेचती है और लोगों को वैष्णवी के हाथ के बनाए हुए वो नूडल पराठे बहुत पसंद आते हैं और लोग भी तरह तरह के पराठे खाना भूल ही जाते हैं। वो वैष्णवी के ढाबे पर ही नूडल पराठे खाने आने लगते हैं। वैष्णवी पूरे शहर में नूडल पराठे वाली के नाम से फेमस हो जाती है। दोस्तों अगर आपको हम पूछे कि आपको किस चीज के पराठे खाना पसंद है तो आप कौन से पराठे चुनेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। शहर में एक रेस्टोरेंट था जिसका नाम था दावत और इस रेस्टोरेंट में सुनीता नाम की एक शेफ काम किया करती थी। वो बहुत ईमानदार और नरम स्वभाव की लड़की थी और उसके हाथ का पिज्जा, समोसा, पास्ता लोगों को सब बहुत पसंद आता था। कोई भी उसे ये सब बनाने की रेसिपी पूछता तो वो हंसकर टाल दिया करती। जो भी कस्टमर उसके रेस्टोरेंट में पिज्जा या समोसा खाने आता उसे वो चीज बहुत पसंद आती और वो सुनीता की तारीफ करता। दीपक सर आपके रेस्टोरेंट जैसा पिज्जा तो कहीं नहीं मिलता, क्या डालते हो आप पिज्जा और समोसे में? ये सब तो आप हमारे रेस्टोरेंट की शेफ सुनीता से पूछिए, वही बनाती है ये डिलीशियस पिज्जा और समोसा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। जो भी दावत रेस्टोरेंट में आकर पिज्जा या समोसे खाता वो बहुत तारीफ करता। फिर एक दिन कस्टमर आया, उसने पिज्जा समोसे की डिमांड की और रेस्टोरेंट का सारा स्टाफ परेशान हो गया और सुनीता को भी समझ नहीं आ रहा था कि कस्टमर मांग क्या रहा है। स्टाफ ने पिज्जा ले जाकर दिया तो कस्टमर ने मना कर दिया, समोसा ले जाकर दिया
तो उसके लिए भी मना कर दिया। उसके बाद सुनीता ने कस्टमर से पूछने की कोशिश की कि आखिर वो खाना क्या चाहता है। हेलो सर, मैं यहाँ की शेफ हूँ, आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्या मांग रहे हैं? हेलो मैम, आप परेशान मत होइए। हम लोग शिमला गए थे तो वहाँ हमारे बच्चे ने पिज्जा समोसा खाया था। समोसे के अंदर पिज्जा की स्टफिंग भर के वह लोग समोसा बनाते हैं, तो वो उसे बहुत अच्छा लगा और वो यहाँ आकर भी इस पिज्जा समोसे की जिद कर रहा है। ओके, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको पिज्जा समोसा बनाकर दे सकूँ। उसके बाद सुनीता पिज्जा समोसा बनाने के लिए रेस्टोरेंट के किचन में चली गई और वहाँ जाकर उसने पिज्जा समोसा बनाकर कस्टमर को सर्व किया। जैसे ही कस्टमर ने सुनीता के हाथ का पिज्जा समोसा खाया तो वो खुश हो गए। उन्होंने ऐसा पिज्जा समोसा कभी नहीं खाया था। उन्होंने रेस्टोरेंट के मालिक से कहा, सर आपकी शेफ ने तो कमाल कर दिया। जो हम लोगों ने शिमला में पिज्जा समोसा खाया था, ये पिज्जा समोसा तो उससे भी बहुत ज्यादा अच्छा है। अब हमें जब भी पिज्जा समोसा खाना होगा तो हम यहीं आएंगे। थैंक यू सो मच सर। उसके बाद दावत रेस्टोरेंट के मेन्यू में एक और डिश बढ़ गई और अब से पिज्जा समोसा भी रेस्टोरेंट में मिलने लगा। जो भी उसके मेन्यू को देखता सभी लोग वही ऑर्डर करते और जो भी पिज्जा समोसा खाता तो मानो पिज्जा समोसे का फैन हो जाता। सभी लोग सुनीता की बहुत प्रशंसा करते। सुनीता, मैं रेस्टोरेंट का ओनर हूँ, मुझे तो अपने पिज्जा समोसे की रेसिपी बता दो। सर, आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं, आप मुझे 10 करोड़ रुपए दे दीजिए, मैं आपको अपने पिज्जा समोसा बनाने की रेसिपी दे दूंगी। ऑनर के पूछने पर भी सुनीता नहीं बताती और हंसकर टाल देती है। पूरे रेस्टोरेंट का स्टाफ सुनीता को पिज्जा समोसा बनाते हुए देखा करता और सुनीता जैसा पिज्जा समोसा कोई नहीं बना पाता। और दावत रेस्टोरेंट में अब लोग पिज्जा समोसा खाने आते थे। रेस्टोरेंट के मालिक दीपक को भी सुनीता की बहुत तारीफ करने की आदत हो गई थी। आखिर रेस्टोरेंट सुनीता की वजह से ही चलने लगा था। सुनीता मैम, आप इतनी टैलेंटेड शेफ हो, आपको देखकर हमें प्रेरणा मिलती है। मुझे भी कोई डाउट रहेगा ना तो मैं आपसे पूछने आऊंगी, ठीक है ना सुनीता मैम? यस डियर, तुम्हें जब भी कोई हेल्प चाहिए हो तुम मेरे पास आ सकती हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। सुनीता का स्वभाव तो था ही नरम, लेकिन अब उसका पिज्जा समोसा भी मशहूर हो गया था। लोग दूर दूर से दावत रेस्टोरेंट में सुनीता के बने हुए पिज्जा समोसा को खाने आते। लेकिन एक दिन दावत रेस्टोरेंट में एक नई शेफ आती है जिसका नाम माया था। वो एक घमंडी लड़की होती है। वो ठीक से किसी से बात भी नहीं करती थी और वो देखती है कि दावत रेस्टोरेंट का पूरा स्टाफ सुनीता की ही प्रशंसा करता है और रेस्टोरेंट का मालिक दीपक भी सुनीता के नाम की माला जपता है और वो सुनीता से जलने लगती है। ये सुनीता भी ना एक पिज्जा समोसा क्या बनाने लगी, खुद को बड़ी शेफ समझती है और सभी इसके दीवाने हो गए हैं। नहीं, लेकिन माया के होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। माया के सिवा कोई और फेमस नहीं हो सकता। मैं उस सुनीता के बच्चे का बाजा बजा कर रख दूंगी और सुनीता को दावत रेस्टोरेंट से बाहर निकलवा कर रहूंगी। माया ठान लेती है कि वो दावत रेस्टोरेंट से सुनीता को निकलवा कर रहेगी। ऐसे ही कुछ दिन निकलते हैं और माया एक दिन चुपके से सुनीता के बने हुए पिज्जा समोसे की स्टफिंग में नशीली दवाइयाँ मिला देती है और किसी को पता भी नहीं चलता और सुनीता अपने पिज्जा समोसा को बनाकर कस्टमर को सर्व करती है। जैसे ही कस्टमर वो पिज्जा समोसा खाता है उसका शरीर नीला पड़ने लगता है। तो जो कस्टमर उसके साथ आई थी यानी कि उसकी पत्नी, वो रेस्टोरेंट के ऑनर को बुलाती है। मैनेजर, इस रेस्टोरेंट का ऑनर कौन है? बुलाओ उसे। ये सर, यहाँ का ऑनर मैं हूँ। दीपक, क्या हुआ? देखो, आपके ये पिज्जा समोसे को खाते ही मेरे पति नीले पड़ गए हैं। ये किसने बनाया है? बुलाओ शेफ को। सुनीता, तुमने इस पिज्जा समोसे में ऐसा क्या मिला है जो कस्टमर को खून की उल्टियाँ होनी शुरू हो गई? तभी सुनीता भी भागती हुई वहाँ आ जाती है। अरे सर, मैंने कुछ नहीं मिलाया और मुझे नहीं पता कि कस्टमर को खून की उल्टियाँ क्यों हो रही हैं। देखो, तुम्हारा पिज्जा समोसा खाते ही कैसे मेरे पति को खून की उल्टियाँ हो रही हैं। अगर उन्हें कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम पर केस कर दूंगी और रेस्टोरेंट को भी बंद करवा दूंगी। सुनीता, आज के बाद तुम मुझे इस रेस्टोरेंट में देख मत जाना। निकल जाओ मेरे रेस्टोरेंट से। ये सब होने के बाद दीपक सुनीता को रेस्टोरेंट से निकाल देता है और माया अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी क्योंकि वो यही तो चाहती थी। और सुनीता रेस्टोरेंट से निकलने के बाद कहीं और नौकरी ढूंढने जाती तो उसे लोग फ्रॉड और झूठी कहने लगते और कहीं भी उसे काम नहीं मिल रहा था। और वो सोचती है, अब इस शहर में रहने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ मुझे काम नहीं मिल रहा, मैं अपनी जिंदगी कैसे बिताऊंगी। जब से माँ बाबूजी ने मुझे अकेला छोड़ा है तब से आज तक मुझे अकेलापन महसूस नहीं हुआ। लेकिन आज माँ बाबूजी की बहुत याद आ रही है। मैं गाँव चली जाती हूँ, वहीं रहूंगी।
सुनीता जब 12 साल की थी तब उसके माता पिता का एक बस एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। वो जब से अकेले ही खुद को संभाल रही थी। उसने सोचा भी नहीं था कि उसे दावत रेस्टोरेंट से बेइज्जत होकर निकलना पड़ेगा। उसके बाद वो गांव चली जाती है और गांव में उसके माता पिता का घर होता है। मैं गांव आ तो गई, लेकिन मैं यहाँ क्या काम करूँगी। सुनीता अपने पुराने घर में रहने लगती है। धीरे धीरे वो घर की साफ सफाई करना शुरू कर देती है और साफ सफाई करते हुए वो अपने घर के पीछे के कमरे में पहुँच जाती है, जहाँ उसके माता पिता का एक पुराना समोसे का ठेला खड़ा था। उसे देखकर वो बहुत खुश होती है और सोचती है, क्यों ना मैं इस पुराने समोसे की ठेले पर अपने नए पिज्जा समोसे को बेचना शुरू कर दूं। उसके बाद सुनीता उस ठेले को बाहर निकालती है और उसकी साफ सफाई करती है। फिर पिज्जा समोसा बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री लाकर पिज्जा समोसा बनाना शुरू करती है। और जब वो पिज्जा समोसा बना रही थी तो पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी उससे आकर पूछते हैं, सुनीता बेटिया, ये तो तुम्हारे पिताजी का ठेला है ना, जिस पर वो बहुत स्वादिष्ट समोसे बेचा करते थे। अब तुम क्या बेच रही हो? अंकल जी, बाबूजी भी समोसे बेचा करते थे, मैं भी समोसे ही बेच रही हूँ। बस फर्क इतना है कि बाबूजी उस जमाने के समोसे बेचते थे और अब मैं इस जमाने के समोसे बेच रही हूँ। मेरे पास बहुत तरह के समोसे हैं, आप खाकर बताइए कि कैसे बने हैं। फिर सुनीता शर्मा जी को अपने पिज्जा समोसे खाने को देती है, जो कि उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं और शर्मा जी को खाते हुए देखकर गांव के कुछ लोग भी आ जाते हैं। बेटिया, समोसे तो तुमने बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं। ऐसा समोसा तो आज तक मैंने अपनी जिंदगी में नहीं खाया। धन्यवाद काका। ऐसे ही धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि सुनीता के पिज्जा समोसे अब गांव भर में मशहूर होने लगते हैं। और उधर दावत रेस्टोरेंट में माया को दीपक खुद से ही बात करते हुए सुन लेता है। अच्छा सबक सिखाया उस सुनीता की बच्ची को, माया से पंगा लेने चली थी तो ये हाल तो होना ही था। मैं तो उसे बहुत समझदार समझती थी, वो तो कितनी बुद्धू निकली। दवाई मिलाई मैंने और नाम लगाया उस पर और रेस्टोरेंट से निकलवा कर ही मानी आखिर मैं उसे। अच्छा, तो उस दिन दवाई तुमने मिलाई थी और नाम सुनीता का लगाया। ये तुमने अच्छा नहीं किया माया, चलो मेरे साथ। दीपक माया को कॉन्फ्रेंस में ले जाता है और सब सच बोलने के लिए बोलता है। मीडिया के सामने माया को सब सच बोलना पड़ता है, जिससे सबको पता चल जाता है कि सुनीता फ्रॉड या झूठी नहीं थी और सुनीता की खोई हुई इज्जत उसे वापस मिल जाती है। ये सब सुनीता टीवी पर देख लेती है। कुछ दिन बाद रेस्टोरेंट के मालिक दीपक सुनीता को ढूंढते हुए गाँव आते हैं। अरे दीपक सर, आप यहाँ कैसे? सुनीता, मुझे माफ कर दो, तुम तो जानती हो ना, हमें नहीं पता था कि उस दिन दवाई माया ने मिलाई थी, तुमने नहीं। और चलो मेरे साथ वापस। ऐसे कब तक तुम ठेला लगाओगी? नहीं, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि आपको सच पता चल गया। और रही बात दावत में वापस आने की, तो अब मैं गाँव में ही रहूंगी और यहीं से अपना बिजनेस करूंगी। तुम यही चाहती हो तो यही सही, लेकिन तुम्हारे लिए दावत के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इतना कहकर दीपक तो वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे सुनीता ठेले से काम करते करते अपना रेस्टोरेंट खोल लेती है और धीरे धीरे उसके शहर में भी ब्रांचेस हो जाती है और वो एक पिज्जा समोसे वाली के नाम से फेमस हो जाती है।